Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 21 of MTH 324 complex analysis. हमारा आज का टॉपिक है Cauchy's इंटीग्रल फार्मूलाज. इनफैक्ट आज के लेक्चर्स में हम Cauchy's थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस के दो और इंटरेस्टिंग रिजल्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला और Cauchy's डेरिवेटिव फार्मूला शामिल है और इनकी एप्लीकेशन देखेंगे. ये थ्योरम यूज़ होते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स. बेसिकली ये थ्योरम जर्नलाइजेशन है Cauchy's थ्योरम के और Cauchy's गुरसात थ्योरम के. तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी किया था. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफाइन किया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ से हमारी क्या मुराद है. बेसिकली ये आइडिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से जनरेट हुआ था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हम देखते हैं कि जो इंटीग्रल है वो जस्ट डिपेंड करता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे. सिमिलरली हमने वहाँ पे ये क्वेश्चन सोचा कि क्या इस टाइप का कोई थ्योरम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कंटूर इंटीग्रेशन में भी वैलिड है या नहीं है. तो इसके लिए हमने इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ का आइडिया जनरेट किया कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ क्या होता है कि आप किसी कंटूर इंटीग्रेशंस को अगर सॉल्व करें अलोंग एनी पाथ और वो डिपेंड करे जस्ट इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट पे, तो फिर ऐसे इंटीग्रल को हम कहते हैं कि ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है. अब फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल्स के प्रूफ के लिए हमने एंटी डेरिवेटिव्स का आइडिया डिफाइन किया. जस्ट लाइक जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम रियल केस में स्टडी करते हैं, इसी टाइप के इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमने डिफाइन किए कॉम्प्लेक्स में और फिर उनको यूज़ करते हुए फंडामेंटल थ्योरम फॉर कंटूर इंटीग्रल्स डिफाइन किया और उसकी एप्लीकेशन देखी. ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर्स का रिव्यू. अब आज के लेक्चर्स की आउटलाइन ये है कि आज के लेक्चर्स में हम Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला डिराइव करेंगे, Cauchy's डेरिवेटिव फार्मूला डिराइव करेंगे और इन दोनों फार्मूलाज की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे. जस्ट इन फार्मूलाज को स्टार्ट करने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी वो हम देख लेते हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये दोनों फार्मूलाज बेसिकली जर्नलाइज करते हैं Cauchy's गुरसात थ्योरम को, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर हम C एक क्लोज्ड कर्व ले लें इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में और अगर f ऑफ z एनालिटिको ऑन एंड विद इन C, देन इंटीग्रल C f ऑफ z dz की वैल्यू 0 होती है. तो बेसिकली ये रिजल्ट किसी भी डोमेन D के अंदर ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व C के लिए था जिसके ऑन एंड विद इन फंक्शंस एनालिटिक हो. अब अगर कोई पॉइंट ऐसा आ जाए इस डोमेन में जिस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक ना हो f ऑफ z, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे. इस प्रॉब्लम को टैकल किया Cauchy ने Cauchy इंटीग्रल फार्मूले में और सेम इसकी एक्सटेंशन की Cauchy's डेरिवेटिव फार्मूला में. तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला से. जैसे मैंने पहले बताया ये जर्नलाइजेशन है Cauchy's गुरसात थ्योरम की. सो इसकी स्टेटमेंट हम जस्ट उसी की एक्सटेंशन में डिफाइन करेंगे इसको. सपोज दैट ए फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन D एंड C इज एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व इन D. देन फॉर एनी पॉइंट z नॉट विद इन C, इंटीग्रल C f ऑफ z over z माइनस z नॉट dz इक्वल टू 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट. यहाँ पे अगर D हम एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ले लें
यहाँ पे डी अगर हम एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ले लें और सी इसमें कोई एक क्लोज्ड कर्व ले लें, तो हमने ये देखा था प्रीवियस काशी-गुरसा थ्योरम में कि अगर इंटीग्रैंड फंक्शन इस डोमेन के ऑन एंड विद इन एनालिटिक होता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है, इंटीग्रल का आंसर 0 होता है। बट सपोज अब z0 एक ऐसा पॉइंट है जो इन सी है, तो अब इस फंक्शन f ऑफ z ओवर z माइनस z0 पे काशी-गुरसा थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। रीजन ये है कि इंटीग्रैंड फंक्शन जो f ऑफ z ओवर z माइनस z0 है, ये z0 पे एनालिटिक नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में इन इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए काशी ने एक और थ्योरम प्रूव किया नोन एज काशी इंटीग्रल फार्मूला, और ये थ्योरम स्टेट ऐसे होता है कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। यहाँ पे जस्ट कंडीशंस को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करें कि सी सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, डी सिंपली कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए, और फंक्शन एफ जो न्यूमरेटर में यूज हो रहा है ये एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन सी। तो फिर इस टोटल इंटीग्रल का आंसर जो है ये डिपेंड करेगा जस्ट एफ ऑफ जेड नॉट पे। तो ये रिमार्केबल रिजल्ट जब प्रूफ हो जाएगा तो इसमें टोटल इंटीग्रल जो है एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसकी वैल्यू जस्ट डिपेंडेंट हो जाएगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर एफ ऑफ जेड नॉट पे। थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा ट्रबलिंग फैक्टर है, जो पॉइंट ट्रबलिंग है, वो है जेड नॉट। सो हम ये करते हैं कि जेड नॉट को हम कवर कर लेते हैं एक सूटेबल पाथ से, एक सर्कुलर पाथ से। लेट अस सपोज ये सर्कल C1 है। लेट C1 be a circle centered at Z0 and radius very small. Radius very small. Okay, अब काशीज थ्योरी का ही हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि इस केस में अगर आप इस टोटल इंटीग्रैंड का इंटीग्रल अलोंग सी कर्व लें या इंटीग्रल अलोंग C1 कर्व लें, इन दोनों इंटीग्रल्स का आंसर सेम आएगा। देन बाय रिजल्ट ऑफ काशीज थ्योरी इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। हम नोट करें कि ये इंटीग्रल अलोंग C1 एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है बिकॉज यहाँ पे सी एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व थी और इसको हमने सूटेबल सिंपल क्लोज्ड कर्व सर्कल से रिप्लेस कर लिया है। सो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे जो राइट हैंड साइड पे है, और जो इस इंटीग्रल का आंसर होगा सेम इस इंटीग्रल का आंसर होगा। अब इस इंटीग्रल को कंसीडर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम। सो कंसीडर इंटीग्रल C1 एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। अब यहाँ पे एक ट्रिक में यूज कर रहा हूं कि हम न्यूमरेटर में एक टर्म एफ ऑफ जेड नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
आप नोट करें कि इस टोटल इंटीग्रल को हम ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रल अलोंग C1 f of z over z minus z naught dz plus integral along C1 f of z minus f of z naught over z minus z naught dz। अब इस बात की क्या गारंटी है कि f of z naught हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू आएगी, क्योंकि f of z एनालिटिक है, मींस डिफरेंशिएबल है, सो कॉन्टीन्यूस है, इसलिए f of z naught की वैल्यू एक डिफाइंड वैल्यू आएगी। इसमें कोई इशू नहीं, हम ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देन आप यहाँ नोट करें कि ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z है, सो f of z naught एक नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करें और इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर ले आए। 1/z माइनस z नॉट dz, और सेकंड इंटीग्रल को फिलहाल हम एज इट इज लिख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट इंटीग्रल रिकॉल करें कि हमने प्रूव किया था कि इंटीग्रल C 1/z माइनस z नॉट टू द पावर n+1 dz। अगर हम पाथ एक सर्कल ले लें जिसका सेंटर z नॉट और रेडियस से r है, तो इस इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा होता है फॉर n इक्वल टू 0 एंड 0 अदरवाइज। तो ये प्रॉपर्टी यूज करें, तो अगर हम n को 0 पुट करें तो 1/z माइनस z नॉट dz ये टर्म रह जाएगी। तो इस इंटीग्रल का आंसर अलोंग एनी सर्कल ये 2 पाई आयोटा के इक्वल है। सो इन दिस केस, क्योंकि C1 भी हमारे पास एक सर्कल है, सो बाय दिस रिजल्ट इस फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f of z नॉट इंटू 2 पाई आयोटा आ गया, प्लस ये सेकंड इंटीग्रल, लेट मी कॉल इट I, ये एज इट इज आ जाएगा। से ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे जो I इंटीग्रल है हमारे पास, ये इंटीग्रल C1 f of z माइनस f of z नॉट डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट dz। सो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि इंटीग्रल C1 f of z ओवर z माइनस z नॉट dz, ये 2 पाई आयोटा f of z नॉट प्लस इंटीग्रल I1 इसके इक्वल है। अब अगर हम किसी तरह ये शो कर लें कि इंटीग्रल I1 की वैल्यू 0 हो जाती है इन दिस केस, तो इंटीग्रल C1 f of z dz ओवर z माइनस z नॉट ये 2 पाई आयोटा f of z नॉट के इक्वल आ जाएगा। और प्रीवियस आप देखें कि हमने C कंटूर लिया था और हमने स्टेट किया था कि इंटीग्रल अलोंग C और इंटीग्रल अलोंग C1 इनका आंसर सेम आएगा। सो जब यहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा f of z नॉट आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सो अब हमने किसी तरह ये प्रूफ करना है कि इस केस में I1 इंटीग्रल जो है ये 0 को अप्रोच करता है। तो हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। अब इसके लिए गिवन था कि f of z एनालिटिक है, गिवन f of z is analytic in D, this implies f of z is continuous at z naught। रीजन
वेरी सिंपल, एफ ऑफ जेड इंटायर डोमेन में एनालिटिक है, इंटायर डोमेन में डिफरेंशिएबल होगा, सो जेड नॉट पे भी डिफरेंशिएबल होगा, और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सो एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस भी होगा। एंड दिस इंप्लाइज फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of z minus f of z naught mod less than epsilon आएगा whenever z minus z naught mod less than delta आएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि C1 जो सर्कल था इसका सेंटर तो z नॉट है, रेडियस हम इसका डेल्टा बाय 2 ले लेते हैं। रीज़न ये है कि z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा लेना है, सो हमने इसको डेल्टा बाय 2 कंसीडर कर लिया। तो होल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें तो C हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व थी, z नॉट इसका एक पॉइंट है, और यहाँ पे हमने सर्कल C1 लिया था जिसका रेडियस अब हमने फिक्स कर लिया है डेल्टा बाय 2। अब जस्ट हमने ये शो करना था कि ये f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट और z माइनस z नॉट dz, इस इंटीग्रल का आंसर 0 आता है। क्योंकि इस इंटीग्रल का आंसर 0 होगा तो ये फॉलो कर जाएगा कि गिवन इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट के इक्वल आएगा। बाय ml इनइक्वालिटी अगर हम i इंटीग्रल का मॉडुलस कंसीडर करें तो i इंटीग्रल हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट dz के। अब सबसे पहले तो इसमें इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी यूज करें, ml इनइक्वालिटी। तो उसके लिए हमें एक तो लेंथ ऑफ दिस पाथ C1 चाहिए और एक इस टोटल इंटीग्रैंड फंक्शंस की बाउंड चाहिए, बिकॉज ml इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट थी इंटीग्रल C f ऑफ z dz मॉडुलस लेस आर इक्वल टू m इंटू एल, वेयर m इसमें हम लेते थे सच दैट f ऑफ z मॉड लेस आर इक्वल टू m ऑन C एंड l लेते थे लेंथ ऑफ कंटूर C। तो इसलिए हमें एक तो इसकी बाउंड चाहिए, राइट, और दूसरा इस कंटूर C1 की लेंथ चाहिए। अब C1 तो क्योंकि सर्कल है तो सर्कल की लेंथ जो होती है ये इसका सर्कमफेरेंस होता है, तो इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करें तो 2 पाई टाइम्स रेडियस एंड रेडियस इज डेल्टा बाय 2। सो इसकी लेंथ जो है वो पाई इंटू डेल्टा के इक्वल है। लिहाजा एक प्रॉब्लम तो हल हो गया इसमें कि हमने C1 जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन था इसकी लेंथ फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट इशू ये है इसमें कि इसकी बाउंड कैसे फाइंड की जाए, यहाँ पे m नंबर कैसे फाइंड किया जाए। तो इसको जस्ट कंसीडर करें कि जब हम f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट ओवर z माइनस z नॉट मॉडुलस लें तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से ये f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट का मॉडुलस आएगा डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट का मॉडुलस। अब z माइनस z नॉट का मॉडुलस तो इस सर्कल में डेल्टा बाय 2 है और f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट जो है ये कंटिन्यूटी ऑफ f से फॉलो होता है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है। सो इस होल टर्म को हम लिख सकते हैं
कि ये लेस है एप्सिलॉन ओवर डेल्टा बाय 2 से। तो अब नोट करें इस नंबर को एज ए एम हम ट्रीट कर लें तो टोटल ये जो फंक्शन है इसकी अपर बाउंड फाइंड होगी विच इज m। So by ml inequality this is less than or equal to epsilon over delta by 2 into length of the contour which is pi delta। डेल्टा डेल्टा से कैंसल, दिस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन। सो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि आई मॉड इज लेस आर इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन। अब जब एप्सिलॉन हम 0 के इक्वल लेंगे, अब जब एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा तो आप नोट करें आई मॉडुलस भी 0 को अप्रोच करेगा एंड दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट इसका प्रूफ था जिसमें हमने शो किया कि आई इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। अब जब हम एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करवाएंगे तो इनफैक्ट ये कंटिन्यूटी इस बात की गारंटी देती है कि हम एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं बिकॉज ये रिजल्ट ट्रू है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आई इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई। सो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखें तो अगर हम आई इंटीग्रल को 0 लेते हैं तो इंटीग्रल C1 f of z over z minus z naught dz इसका आंसर है 2 पाई आयोटा f of z naught। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो इंटीग्रल C f of z over z minus z naught dz ये 2 पाई आयोटा f of z naught के इक्वल आ जाएगा। सो इंटीग्रल C f of z over z minus z naught dz is equal to 2 pi iota f of z naught plus I integral which is 0, so this is equal to 2 pi iota f of z naught। तो ये कंप्लीट प्रूफ था काशी इंटीग्रल फार्मूला का। अब इनफैक्ट क्वेश्चन देख के हम कैसे आइडिया करेंगे कि उसमें हमने काशीज़ गुरसा थ्योरम अप्लाई करना है या काशीज़ इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए अभी तक की हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर C कोई भी क्लोज्ड कर्व लें और इंटीग्रैंड फंक्शन जो है ये एनालिटिको ऑन एंड विद इन C, इस f ऑफ z को एनालिटिक होना चाहिए ऑन एंड विद इन C। अगर ये सिचुएशन ट्रू होती है तो बाय काशीज़ गुरसा थ्योरम इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाता है, जैसे हमने जस्ट एक लेक्चर्स पहले ये स्टडी किया था। और इसके बाद अगर आपको पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा दिया जाए कि जिसमें एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ पे इंटीग्रैंड जो है वो डिफाइंड नहीं है और फर्दर इस थ्योरम की स्टेटमेंट ऑब्जर्व करें तो ये इंटीग्रैंड फंक्शन z नॉट पे डिफाइंड नहीं है और ओवर में जो टर्म आ रही है z माइनस z नॉट इसकी पावर जस्ट 1 होनी चाहिए। तो इस केस में इस टाइप के इंटीग्रल्स का आंसर जस्ट 2 पाई आयोटा इंटू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट z नॉट के इक्वल आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एवेल्यूएट द इंटीग्रल ओवर क्लोज कंटूर C e पावर z और z माइनस पाई आयोटा वेयर C इज सर्कल विद सेंटर्ड एट 0 एंड रेडियस 4।
तो सबसे पहले पाथ हम स्केच करते हैं। यहाँ पे पाथ आपको एक सर्कल दिया गया है, जिसका सेंटर 0, रेडियस 4 है। सो दिस इज 4 -4, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। अब नोट करें, हम टोटल इंटीग्रैंड को लें तो ये अनडिफाइंड है एट पाई आयोटा, और पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो इट मीन्स पाई आयोटा पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं आएगा। तो नोट करें, जिस पॉइंट पे इंटीग्रैंड अनडिफाइंड है वो इनसाइड सी आ गया है। सो काशीज गुरसा थ्योरम इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर ये कि इस टर्म पाई आयोटा को अगर हम z नॉट कह लें तो ये ओवर में जो टर्म आ रही है ये z माइनस z नॉट शेप बन रही है और इसकी पावर 1 के इक्वल है। लिहाजा इस पे काशीज इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल है। हियर f ऑफ z फंक्शन हम लेंगे e पावर z को। तो नोट करें कि f ऑफ z e पावर z है, ये एनालिटिक है एवरीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन C। ठीक, क्लियरली f ऑफ z इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन C। आल्सो z नॉट पॉइंट इसमें पाई आयोटा है, लाइज इनसाइड C। बाय Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल C f of z over z minus z naught dz is 2 pi iota into f of z naught होता है। This implies इंटीग्रल C f of z is e power z और z minus z naught is pi iota dz, this is equal to 2 pi iota and f of z naught is e to the power z naught which is pi iota. So this is equal to 2 pi iota into e power pi iota by Euler's identity cos pi plus iota sin pi। अब cos pi की वैल्यू -1, sin pi की वैल्यू 0, so this is -2 pi iota। तो यहाँ भी आपने ऑब्जर्व किया कि जिस तरह हम काशीज गुरसा थ्योरम में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लेते हैं इजीली, सेम केस में हमने देखा कि अगर एक पॉइंट इनसाइड द कंटूर ऐसा आ गया है जिस पे फंक्शंस एनालिटिक नहीं है और z माइनस z नॉट होल पावर 1 हो ओवर में, तो फिर हम Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। एवेल्युएट इंटीग्रल C cos 2z plus cos hyperbolic 2z over z dz where C is a circle centered at 0 and radius 1। सो सबसे पहले पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इसमें भी हम स्केच करते हैं। अगेन पाथ इज ए सर्कल centered at 0, radius 1। ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेंड नोट करें cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z डिवाइडेड बाय z। ये
अनडिफाइंड है, नॉट एनालिटिक है एट z इक्वल टू 0 पे। सो काशीस-गुरसा थ्योरम इस क्वेश्चन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अब ओनली सिंगुलरिटी जो है इस केस में वो 0 पे है, सो z माइनस 0 टू द पावर 1 है, लिहाजा काशी इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल है। फिर f ऑफ z इज इक्वल टू cos 2z प्लस cos हाइपरबोलिक 2z। अब cos 2z एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, cos हाइपरबोलिक 2z भी एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, तो हम कह सकते हैं कि ये f ऑफ z इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन सी। आल्सो z नॉट इस केस में 0 है, सो f ऑफ z नॉट हम फाइंड कर लें तो ये cos 0 प्लस cos हाइपरबोलिक 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos हाइपरबोलिक 0 भी 1, सो दिस इज इक्वल टू 2। बाय काशीस इंटीग्रल फार्मूला इंटीग्रल सी f of z which is cos 2z plus cos hyperbolic 2z divided by z dz is equal to 2 pi iota f of z naught, so 2 pi iota into 2 which is 4 pi iota। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स हैं, बट काशीस थ्योरी से हम इनको वेरी इजीली टैकल कर रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस इवन अगर फंक्शंस किसी पॉइंट पे नॉन एनालिटिक भी है तो स्टिल हम इस पोजीशन में हैं कि इनके आंसर्स हम फाइंड कर सकें यूजिंग काशीस थ्योरी। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल सी 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 ओवर z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं along circle centered at 0 and radius 2. So path is a circle centered at 0, radius 2, so this is 2 minus 2 and 2 iota minus 2 iota। ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेंड नोट करें कि 0 पे नॉन एनालिटिक है, आयोटा पे नॉन एनालिटिक है और माइनस आयोटा पे भी नॉन एनालिटिक है। सो 0 आयोटा माइनस आयोटा ये 3 पॉइंट्स ऐसे आ गए जिन पे ये इंटीग्रेंड नॉन एनालिटिक है। लिहाजा अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो काशीज इंटीग्रल फार्मूला किया है वो तो सिंगल पॉइंट्स के लिए था, बट इसमें तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शंस नॉन एनालिटिक है और तीनों के तीनों पॉइंट्स इनसाइड सी लाई कर रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू पार्ट्स में। सो कंसीडर 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9z स्क्वायर माइनस आयोटा z प्लस 4 डिवाइडेड बाय z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करें तो z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा इसकी फैक्टराइजेशन आ जाती है। यहाँ से इसको आप फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करें, प्लस 4 ओवर z इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 को मीन्स z प्लस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा को, तो ये a ओवर z
प्लस बी ओवर जेड प्लस आयोटा प्लस सी ओवर जेड माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम ए बी और सी फाइंड आउट करते हैं। दिस इम्प्लाइज 9z स्क्वेयर माइनस आयोटा जेड प्लस 4, दिस इज ए टाइम्स जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा प्लस बी टाइम्स जेड इंटू जेड माइनस आयोटा प्लस सी इंटू जेड प्लस आयोटा आ गया। अब यहाँ सबसे पहले हम इस इक्वेशन में पुट z इक्वल टू 0, तो z को 0 पुट करें तो ये 4 इक्वल टू z को 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये टर्म आएगी a इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 0 and iota square is -1, so this is +1, so this implies a is equal to 4। इसी तरह b फाइंड आउट करें तो b के लिए हम z को माइनस आयोटा पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज -1। तो z को माइनस आयोटा पुट करें तो ये -9 आ जाएगा, और z को माइनस आयोटा पुट करें तो ये प्लस आयोटा स्क्वायर, सो दिस इज -1 प्लस 4 इज इक्वल टू z को माइनस आयोटा पुट करने से ये फर्स्ट टर्म 0, z को माइनस आयोटा पुट करने से माइनस आयोटा इंटू -2 आयोटा आ जाएगा, और प्लस सी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये +2 आयोटा स्क्वायर है, सो दिस इज -2 आ जाएगा, सो -6 इज इक्वल टू -2b, एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आपने z को आयोटा पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली आपने जब z को आयोटा पुट करना है ये इम्प्लाइज करेगा कि c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 आई है। सो फ्रैक्शन बिकम्स, जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करें 9z स्क्वेयर माइनस आयोटा z प्लस 4 ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1, 9z स्क्वेयर माइनस आयोटा z प्लस 4 ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस फॉर्म आई है 4 ओवर z प्लस b की वैल्यू पुट करें विच इज 3 ओवर z प्लस आयोटा, और c की वैल्यू पुट करें तो 2 ओवर z माइनस आयोटा आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करें, सो इंटीग्रल ऑफ 9z स्क्वेयर माइनस आयोटा z प्लस 4 ओवर z इंटू जेड स्क्वेयर प्लस 1 dz along c is equal to integral along c 4 over z dz plus integral along c 3 over z plus iota dz plus integral along c 2 over z minus iota dz। तो नोट करें कि ये अब तीनों इंटीग्रल जो हैं ये सॉल्व हो सकते हैं यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला से। तो फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा, और z0 इस केस में 0 है जिस पे ये नॉन एनालिटिक है, और f ऑफ z 4 है, सो f ऑफ 0 इज अगेन 4 प्लस इस इंटीग्रल का आंसर 2 पाई आयोटा, और f ऑफ z0 यहाँ पे 3 आएगा, और z0 की वैल्यू माइनस आयोटा है, सो दिस इज 3 प्लस
इसी तरह इसका आंसर 2 आ जाएगा। सो टोटल 8 पाई आयोटा प्लस 6 पाई आयोटा प्लस 4 पाई आयोटा, तो नेट रिजल्ट हमारे पास आ गया 18 पाई आयोटा। ये इस इंटीग्रल का आंसर था। तो इस एग्जांपल में हमने ऑब्जर्व किया कि समटाइम्स इंटीग्रैंड एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे नॉन एनालिटिक होता है, और इस केस में अगर हम डिनोमिनेटर टर्म को फैक्टराइज करके सिंपल लीनियर फॉर्म में ले आए तो यहाँ पे हमारे पास काशी इंटीग्रल फार्मूला एप्लीकेबल होता है, तो इसको अप्लाई करके हमने आंसर फाइंड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल में हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सर्कल नहीं ले रहे, अदर देन सर्कल एक क्लोज्ड कर्व लेकर इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। जैसे एवेल्यूएट इंटीग्रल c 1/z² + 2z + 2dz where c is a square having corners at 0, 0, -2, 0, -2, -2 and 0, -2। सो सबसे पहले हम इस पाथ को स्केच करते हैं। स्क्वायर का एक कॉर्नर दिया गया है 0, 0, दूसरा कॉर्नर गिवन है -2, 0, थर्ड कॉर्नर है -2, -2, और फोर्थ कॉर्नर है 0, -2। तो ये जस्ट इसका रफ स्केच, ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रैंड किन पॉइंट्स पे नॉन एनालिटिक है वो पॉइंट हम फाइंड करते हैं। Here 1/z² + 2z + 2 is not analytic at points where z² + 2z + 2 is equal to 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं z की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। दिस इज -b which is -2 + -√b², 4 -4ac which is again this term and divided by 2 times a. This is -2 plus -4 divided by 2. So this is -2 plus -2 iota/2. So points are -1 plus minus iota, और इनको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो एक पॉइंट हमारे पास -1 आता है, एंड दूसरा पॉइंट जो बनता है वो -1 बनता है। लेट मी कॉल इट z0, और ये पॉइंट z1। अब जस्ट z0 और z1 को स्केच करें तो z0 पॉइंट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और z1 पॉइंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें x कोऑर्डिनेट -1, y -1, सो ये यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा z1। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें एक पॉइंट जिस पे फंक्शन नॉन एनालिटिक है वो आउटसाइड दिस पाथ है, और दूसरा पॉइंट z1 इनसाइड द कंटूर है। सो इस पॉइंट के लिए तो इशू नहीं है क्योंकि ये आउटसाइड द कंटूर है। अब ट्रबलिंग फैक्टर या ट्रबलिंग पॉइंट जो है हमारे लिए वो ये है z1 जो इनसाइड द कंटूर आ गया है। सो सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, दैट इज
ये टर्म जो है ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, इसके भी हमने फैक्टर्स देखे तो वो z माइनस जेड नॉट इंटू जेड माइनस z1 बनते हैं। दैट इज 1/z माइनस जेड नॉट की वैल्यू सब्सिट्यूट करें विच इज -1 प्लस आयोटा -1, so this is +1 and plus iota becomes minus iota, and second z माइनस z1 की वैल्यू पुट करें, z1 की वैल्यू है -1 माइनस आयोटा, सो दिस इज +1 प्लस आयोटा। अब यहाँ भी हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया है, तो अब हम इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। सो 1/z प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू z प्लस 1 प्लस आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करें a/z प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस b/z प्लस 1 प्लस आयोटा। इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें और a और b की वैल्यूज फाइंड करें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन a की कुछ वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह b की कुछ वैल्यूज आ जाएगी, राइट। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग c 1/z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 dz। तो ये a की जो भी वैल्यू है, लेट मी कॉल इट स्मॉल a, तो ये स्मॉल a/z प्लस 1 माइनस आयोटा इंटीग्रल c dz, और इसी तरह b की जो वैल्यू आएगी, सपोज कर लेते हैं स्मॉल b है, सो ये इंटीग्रल b/z प्लस 1 प्लस आयोटा dz के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि जो पॉइंट z0 था दैट इज -1 प्लस आयोटा था, ये आउटसाइड द कंटूर था। सो ये फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड द कंटूर होने की वजह से ये जो इंटीग्रैंड है ये ऑन एंड विद इन कंटूर एनालिटिक है। सो बाय कॉशी-गुरसा थ्योरम इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट जो z1 आया था ये इनसाइड आया था, लिहाजा इस पे कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसका आंसर 2 पाई आयोटा और f ऑफ z1 आ जाएगा, क्योंकि f ऑफ z यहाँ पे कांस्टेंट नंबर आएगा b, लिहाजा इसका आंसर b आ जाएगा। तो ये 2 पाई आयोटा इंटू b की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड की होगी, वो वैल्यू यहाँ पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ तक हमने कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला का प्रूफ और एप्लीकेशन देखी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अगर पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सर्कल है और सिंगुलरिटी या वो पॉइंट जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होते वो इनसाइड द कंटूर आ जाए तो स्टिल कॉशी थ्योरी हेल्प कर रही है। और इस एग्जांपल में हमने ऑब्जर्व किया इवन पाथ अगर सर्कल नहीं है बल्कि हमारे पास स्क्वायर है जो एक पीस वाइज स्मूथ कर्व है, तो इस तरह के पाथ्स में भी ये फार्मूला हेल्प कर रहा है इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। सो इसके प्रूफ के लिए हम इंडक्शन प्रिंसिपल यूज करेंगे। हम इसको पहले प्रूफ करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, देन हम इसका प्रूफ देखेंगे फॉर n इक्वल टू 2 और इसको जर्नलाइज करेंगे यूजिंग लिबनिज टेक्निक ऑफ जर्नलाइजेशन से। अब ऑब्जर्व करें कि अगर हम n को 1 लेते हैं तो इंटीग्रल c f ऑफ z और z माइनस जेड नॉट टू द पावर 2 dz ये इक्वल आता है 2 पाई आयोटा और 1 फैक्टोरियल f डैश एट z नॉट। सो इसके लिए हमने सिंपली कनेक्टेड डोमेन D में एक क्लोज्ड कर्व C ली
और एक पॉइंट ले लिया z0 जो लाई कर रहा है इनसाइड C। बाय कॉशी's इंटीग्रल फार्मूला अगर हम वैल्यू देखें इंटीग्रल C f ऑफ z और z माइनस z नॉट डी जेड की, तो ये इक्वल आती है 2 पाई आयोटा f एट z नॉट। तो यहाँ से f ऑफ z नॉट की वैल्यू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट डी जेड आ जाएगा। अब अगर एक पॉइंट हम z नॉट प्लस डेल्टा z इनसाइड C ले लें तो सेम फार्मूला से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z की। इफ z नॉट प्लस डेल्टा z लाइज इनसाइड C, तो f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z की वैल्यू ये आई 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C f ऑफ z और z माइनस z नॉट प्लस डेल्टा z डी जेड के इक्वल। रिमेंबर कि हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इंटीग्रल C f ऑफ z डी जेड ओवर z माइनस z नॉट टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा f डैश एट z नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल। सो हमें f डैश एट z नॉट चाहिए। अब f डैश एट z नॉट की डेफिनेशन लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा z के इक्वल होती है। इसलिए हमने f की वैल्यू एट z नॉट फाइंड की, f की वैल्यू z नॉट प्लस डेल्टा z पे फाइंड की। अब जस्ट इन दोनों का डिफरेंस लेकर हमने डेल्टा z से डिवाइड करना है और लिमिट ले लेनी है डेल्टा z टेंड टू 0। सो फ्रॉम 1 and 2 we have f of z naught plus delta z minus f of z naught. This is equal to 1/2 pi iota integral C f of z over z minus z naught minus delta z dz minus 1/2 pi iota integral C f of z over z minus z naught dz। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C 1/z माइनस z नॉट माइनस डेल्टा z माइनस 1/z माइनस z नॉट इंटू f of z dz। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C, एलसीएम लें इन दोनों टर्म्स का तो z माइनस z नॉट माइनस डेल्टा z इंटू z माइनस z नॉट एलसीएम। सो दिस इज z माइनस z नॉट माइनस z माइनस z नॉट माइनस डेल्टा z f ऑफ z dz। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल C ब्रैकेट्स ओपन करें तो z माइनस z नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचती है डेल्टा z f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट माइनस डेल्टा z इंटू z माइनस z नॉट dz। अब जस्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए दोनों साइड्स को हमने डेल्टा z से डिवाइड करना है और लिमिट ले लेनी है डेल्टा z टेंड टू 0।
दिस implies f of z naught plus delta z minus f of z naught divided by delta z limit delta z tend to 0. This is equal to limit delta z tend to 0 1 over 2 pi iota delta z integral c delta z f of z divided by z minus z naught minus delta z into z minus z naught dz. अब जस्ट ऑब्जर्व करें कि डेल्टा z यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा और जब डेल्टा z को हम ज़ीरो अप्रोच और जब हम डेल्टा z को ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी 1 over 2 pi iota इंटीग्रल c f of z over z minus z naught होल स्क्वायर dz और लेफ्ट साइड पे ये f डैश एट z naught है और इसको हम लिख सकते हैं f डैश एट z naught into 2 pi iota is equal to integral c f of z over z minus z naught whole square और इंटीग्रल c f of z over z minus z naught whole square dz this is equal to 2 pi iota f dash at z naught over 1 factorial. तो यहाँ तक ऑब्जर्व करें कि गिवन रिजल्ट में अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन उससे एग्री कर रही है. अब हम देखते हैं कि अगर n को 2 लिया जाए तो फिर इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी इस थ्योरम की. तो अगर हम n को 2 लेते हैं तो इंटीग्रल c f of z over z minus z naught to the power 3 dz ये 2 pi iota over 2 factorial f double dash at z naught चाहिए. तो हम f double dash at z naught फाइंड करेंगे as f double dash at z naught डिफाइंड होता है लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 f डैश एट z naught प्लस डेल्टा z माइनस f डैश एट z naught डिवाइडेड बाय डेल्टा z. So this is equal to limit delta z tend to 0 1 over delta z. अब f डैश एट z naught प्लस डेल्टा z की वैल्यू आप इस इंटीग्रल से लिखें तो ये 1 over 2 pi iota इंटीग्रल c f of z over z minus z naught होल स्क्वायर आती है. तो इसको यूज़ करें तो ये 1 over 2 pi iota इंटीग्रल c f of z over z minus z naught minus delta z होल स्क्वायर dz और इसी तरह f डैश एट z naught की वैल्यू पुट करें तो ये 1 over 2 pi iota इंटीग्रल c f of z over z minus z naught होल स्क्वायर dz के इक्वल. अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं. लिमिट डेल्टा z टेंड टू 0 1 over डेल्टा z इंटू 2 pi iota कॉमन इंटीग्रल c 1 over z minus z naught minus delta z whole square minus 1 over z minus z naught whole square into f of z dz आ जाएगा. अब सिमिलर वे में जैसे हमने f डैश एट z naught के केस में सिंप्लीफिकेशन की थी आप देख सकते हैं. एलसीएम लिया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इस फॉर्म में रिज़ल्ट आया था. तो यहाँ भी हमने इन टर्म्स का एलसीएम लेना है सिंप्लीफाई करना है और जब डेल्टा z 0 को अप्रोच करेगा तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा
2 pi iota integral c f of z over z minus z naught whole cube dz, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल c f of z over z minus z naught whole cube dz is equal to 2 pi iota f double derivative at z naught divided by 2 factorial. So ये काशीज डेरिवेटिव फार्मूले का प्रूफ था फॉर n is equal to 2. Similarly n equal to 3, n equal to 4 and so on, इन वैल्यूज़ के लिए हम इस रिज़ल्ट को प्रूव करें तो इन जनरल जो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी वो ये बनेगी इंटीग्रल c f of z over z minus z naught to the power n plus 1 dz, this is equal to 2 pi iota f nth derivative at z naught divided by n फैक्टोरियल, जो काशीज डेरिवेटिव फार्मूला की स्टेटमेंट है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n काशीज डेरिवेटिव फार्मूला किन किन थ्योरम्स को जर्नलाइज करता है. नोट करें, अगर n को हम 0 लेते हैं तो इंटीग्रल c f of z over z minus z naught dz, ये 2 पाई आयोटा f का 0th डेरिवेटिव मीन्स f का नो डेरिवेटिव इंटू f ऑफ z नॉट के इक्वल आ जाएगा ओवर 0 फैक्टोरियल विच इज़ 1. सो ये काशीज इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट बन जाती है. सो काशीज डेरिवेटिव फार्मूला जर्नलाइज काशीज इंटीग्रल फार्मूला. अब डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे हमें पता चलेगा कि हमने काशीज गुरसा थ्योरम यूज़ करना है, काशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करना है या काशीज डेरिवेटिव फार्मूला यूज़ करना है. तो जस्ट इस चीज़ को हम देखते हैं. फर्स्ट थिंग कि अगर f ऑफ z एनालिटिक है ऑन एंड विद इन c, तो काशीज गुरसा थ्योरम से इस इंटीग्रल का आंसर 0 आ जाता है. अब अगर एक पॉइंट इनसाइड कंटूर ऐसा आ जाता है जहाँ पे इंटीग्रैंड एनालिटिक नहीं है, तो फिर f ऑफ z ओवर z माइनस z नॉट dz की वैल्यू आती है 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट. अब अगर इस फैक्टर z माइनस z नॉट की पावर इंक्रीज हो जाए तो फिर हमने काशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल z माइनस z नॉट टू द पावर 2 हो गई, 3 हो गई, 1 से ग्रेटर जब भी पावर आएगी कोई भी इंटीजर, तो फिर हम काशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट में z माइनस z नॉट टू द पावर n प्लस 1 इन्वॉल्व हो रही है. अब इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, एवेल्युएट इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व c 6z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 over z minus 1 whole square dz, where c is a closed contour encloses the point z equal to 1. तो c यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड कंटूर है जो इनक्लोज कर रहा है इस पॉइंट z इक्वल टू 1 को. तो सिंगुलरिटी यानी वो पॉइंट जिस पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो इनसाइड द कंटूर आ गई है, इसलिए यहाँ पे या कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई होगा या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला. अब नोट करें कि यहाँ पे z माइनस z नॉट टाइप की जो टर्म है इसकी पावर 1 से ग्रेटर है, सो यहाँ पे कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई होगा. इस क्वेश्चन में f ऑफ z टर्म है 6z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5. ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, एनालिटिक एवरीवेयर है, सो एनालिटिक ऑन एंड विद इन C. और क्योंकि ये पावर 2 चाहिए आंसर में, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f डैश एट z विच इज 12z माइनस 2.
अब एफ डैश एट जेड नॉट फाइंड करें तो ये एफ डैश एट 1 आएगा विच इज 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। बाय कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर 2 डी जेड ये इक्वल होता है 2 पाई आयोटा एफ डैश एट जेड नॉट डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा और एफ डैश एट जेड नॉट हमने फाइंड किया हुआ है ये 10, सो 20 पाई आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन हमने ऑब्जर्व किया कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो इंटीग्रल होते हैं अगर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ले लें कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो, कंटूर क्लोज्ड हो, तो फिर काशीज थ्योरी हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अगेन ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है और इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है ऑन सी वेयर सी इज यूनिट सर्कल। तो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन एक सर्कल सेंटर्ड ओरिजिन रेडियस 1, ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्केच किया। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ जेड जो है ये जेड प्लस 1 और जेड पावर 4 प्लस 2 आयोटा जेड क्यूब है। अगर हम इसमें से जेड क्यूब कॉमन ले लें तो ये जेड प्लस 2 आयोटा है और इसको हम रीराइट कर लें इस फॉर्म में जेड प्लस 1 और जेड प्लस 2 आयोटा और जेड क्यूब में। और अगर अब इस टर्म को जेड प्लस 1 और जेड प्लस 2 आयोटा को मैं f1 ऑफ जेड कह लूँ तो f ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा f1 ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड क्यूब, वेयर f1 ऑफ जेड इस केस में हमने लेट किया है z प्लस 1 और z प्लस 2 आयोटा, z प्लस 1 और z प्लस 2 आयोटा। नोट करें कि f1 फंक्शन नॉन एनालिटिक है एट z इक्वल टू -2 आयोटा पे और -2 आयोटा जो है वो आउटसाइड द कंटूर लाई कर रहा है, इसलिए ऑन एंड विद इन दिस कंटूर ये f1 फंक्शन एनालिटिक है। लिहाजा कोई प्रॉब्लम नहीं कि f1 ऑफ z और z क्यूब पे हम कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई कर लें। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल c f of z dz, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल c f1 of z और z क्यूब dz। अब यहाँ पे नोट करें कि नॉन एनालिटिक है ये फंक्शन एट 0 पे जो इनसाइड लाई कर रहा है और इसमें z माइनस 0 टू द पावर 3 है, तो ये इंडिकेशन है कि आपने कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला यूज करना है। सो बाय कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला इस इंटीग्रल का आंसर आएगा 2 पाई आयोटा और 2 फैक्टोरियल इंटू f1 का डबल डेरिवेटिव एट z नॉट, वेयर z नॉट इस केस में 0 है, लिहाजा ये 2 पाई आयोटा और 2 फैक्टोरियल f1 का डबल डेरिवेटिव एट 0। अब हमने जस्ट ये करना है कि f1 ऑफ z, z प्लस 1 और z प्लस 2 आयोटा के 2 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, जो क्लियरली क्वोशंट रूल से ही हम फाइंड कर लेंगे। इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट 0 लेनी है और जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये गिवन इंटीग्रल सॉल्व हो गया। सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। जस्ट आज के लेक्चर्स को हम समराइज करते हैं।
आज के लेक्चर्स में हमने कॉशीज थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी किए, जिसमें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला और कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला शामिल थे। ये दोनों फार्मूलाज हेल्प करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स, और फर्दर जो कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला था उससे कुछ जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉलोज होते हैं, उसमें एक रिजल्ट ये भी है कि ये थ्योरम गारंटी देता है कि अगर किसी पॉइंट z0 पे फंक्शन एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे उसके ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और कुछ लेक्चर्स पहले भी हमने इस पे बात की थी कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम एक रिजल्ट स्टडी करेंगे जो गारंटी देगा कि अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो उसके ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। रियल फंक्शंस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि उस पॉइंट पे उसके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। बट कॉशीज डेरिवेटिव फार्मूला से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये गारंटी मिलती है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शंस के ऑल ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कॉशीज थ्योरी की एप्लीकेशन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।